हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन जो था वो पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन अब ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गए हैं 5 सितंबर से। तो आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूरा आपको डिटेल बताऊँगा। टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, जनरल कैटेगरी में कितनी रहेगी, आपकी ईडब्ल्यूएस में कितनी रहेगी, ओबीसी में किस तरह से रहेगी, और उसके साथ ही आपको इसमें बताएंगे कि जो पोस्ट वाइज है वैकेंसीज वो कितनी आई है, अर्थात कितनी बीएसएफ में देखने को मिलेंगी, कितनी सीआरपीएफ में देखने को मिलेंगी। इस तरह से सारी पोस्ट जो हैं फोर्स के हिसाब से आपको बताएंगे कि किसमें कितनी वैकेंसीज हैं। मेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं, और उसके साथ साथ बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम जो डेट है वो कब तक अनाउंस होगी या एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। और उसके साथ ही आपका सबसे बड़ा जो डाउट है इससे रिलेटेड वो है एज लिमिट का। तो एज लिमिट के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कि आपकी एज कब से काउंट होने वाली है और आपकी डीओबी उसमें क्या होनी चाहिए। उसके साथ ही आपको बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। सारा कुछ संपूर्ण डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को मिस मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने लिखा हुआ है जैसे टोटल पोस्ट। तो यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलेंगी, मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो इसकी टोटल पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है 39,481। संभवतः पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि 40,000 के अप्रॉक्स इसमें पोस्ट देखने को मिलेंगी। वैसा ही यहाँ पर देखने को मिला है कि 39,481 पोस्ट इसमें देखने को मिली हैं। और इसके साथ ही एक चीज़ और बोलूँगा, जो अभी 39,481 पोस्ट हैं ये पोस्ट आपकी इंक्रीज होंगी। जिस तरह से 2024 वाली जो भर्ती थी एसएससी की, उसमें पहले 26,000 पोस्ट थी और बाद में वो इंक्रीज होकर 46,000 के आसपास चलेगी हैं। तो उस तरह से इसमें भी इंक्रीज होंगी। तो संभवतः आपका 50 या 60,000 तो कम से कम इसमें वैकेंसीज लास्ट तक इंक्रीज होगी। मतलब टोटल जो वैकेंसीज अभी 39,000 देखने को मिल रही है हमें, वो वैकेंसी लास्ट तक हमें यहाँ पर 60,000 या 50,000 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगी। अब सीधे बात करता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में, किस फोर्स में आपको कितनी पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे जो पहले नंबर पर लिखा है बीएसएफ। बीएसएफ में आपको 15,654 पोस्ट देखने को मिलेंगी। और उसके बाद अगले नंबर पर आता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में आपको 11,541 पोस्ट देखने को मिलेंगी। ये टोटल पोस्ट मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में आपका 7,145 पोस्ट देखने को मिलेंगी। और उसके बाद अगला नंबर है एसएसबी का। एसएसबी जो कि अच्छी पोस्ट रहती है, एसएसबी में यहाँ पर 819 पोस्ट देखने को मिल रही है। और अगला नंबर आसाम राइफल का है। आसाम राइफल अच्छी पोस्ट, आसाम वालों के लिए, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए अच्छी पोस्ट है, क्योंकि उनका होम स्टेट है तो उनके लिए अच्छी पोस्ट हो जाती है। तो उसमें आपको 1,248 पोस्ट देखने को मिल रही है। उसके बाद अगला नंबर आता है आईटीबीपी, जो आपको पता ही है आईटीबीपी एक प्रकार का आर्मी ही लगा लीजिए उसको भी, इंडो तिब्बत होती है जो बॉर्डर, वहाँ पर लगे रहते हैं आईटीबीपी के जवान। तो उसमें आई हुई है 3,017 पोस्ट। और उसके बाद लास्ट में जो आते हैं एनसीबी और एसएसएफ। एनसीबी में आपको 22 पोस्ट देखने को मिलेंगी और एसएसएफ में आपको 35 पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो साथियों, आपने देखा होगा इसमें कि एनसीबी और एसएसएफ में पोस्ट बहुत कम है। इसका कारण ये है कि एनसीबी और एसएसएफ जो है एक बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप इसका जब भी फॉर्म भरेंगे, फॉर्म अभी मत भरिए, 10 या 15 तारीख के बाद भरिए। उसके लिए भी मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। वो वीडियो जल्द से जल्द आएगी, उसके बाद आप फॉर्म भरना, क्योंकि आप गलती मत करना। उसमें मैं बताऊंगा पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से भरनी है, आपको कौन सी जॉब को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है और किसको लास्ट देनी है। इस तरह से पूरा सीरियल में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं कि एनसीबी और एसएसएफ में इतनी कम पोस्ट क्यों है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ये जॉब बहुत, मतलब एक अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब कह सकते हैं इसको ना। इसमें कोई खतरा रहता है, डेंजर जॉब भी नहीं है, अच्छी सी जॉब है और सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। इसमें प्रमोशन आपका अच्छा होता है। तो इस तरह से इसलिए इसमें कम पोस्ट आती है, ठीक है। और हर कोई इसी को प्रेफरेंस पहले भरता है। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करूं यहाँ पर मैं, तो टोटल वैकेंसीज मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। मेल कैंडिडेट के लिए 35,612 पोस्ट हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर
3,869 पोस्ट मात्र हैं। अब 3,869 पोस्ट भी ठीक है फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट कम इंटरेस्ट दिखाती हैं इसमें, तो इसलिए इसमें पोस्ट कम आती है, मेल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा आती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अच्छी खासी पोस्ट हैं, 3,869 पोस्ट भी बहुत अच्छी होती हैं, और बाद में ये इंक्रीज होकर 10,000 के आसपास जा सकती हैं ये पोस्ट टोटल, क्योंकि इसमें 50,000 के आसपास आपको मेल कैंडिडेट की पोस्ट लास्ट में देखने को मिलेंगी, और शायद संभवतः 10,000 के आसपास फीमेल कैंडिडेट की हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। जो आपकी इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो केवल 10th रहने वाली है। आपको 10th अपने जो भी स्टेट बोर्ड है उससे आपका 10th पास होना चाहिए। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो फेक नहीं होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए 10th का, क्योंकि बहुत से लोग फेक बना लेते हैं, तो फेक नहीं बनाना है आपको। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 10th का सर्टिफिकेट वो इसमें लगेगा, बस आपकी क्वालिफिकेशन केवल 10th चाहिए। अब उसके बाद कई लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि हमारे 10th के सर्टिफिकेट में नाम में मिस्टेक है या कुछ ऐसी है, उससे रिलेटेड बता दूंगा। अगर कोई है तो कमेंट में बता देना, कोई जो भी दिक्कत होगी उसका सॉल्यूशन मैं वहीं पर बता दूंगा। अब उसके बाद सीधे आ जाते हैं अप्लाई डेट पे। जो अप्लाई डेट है एप्लीकेशन की, कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको पता है 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा साइड हैंग करेगी, शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लेती है साइड, आराम से भरिए, थोड़ा टाइम लेके भरिए। देखिए 14 अक्टूबर से पहले भरना है, यानी कि 14 अक्टूबर तक वेट मत करना, 10 अक्टूबर से पहले भर लेना और 10 सितंबर के बाद भरना। तो इस बीच में आप कभी भी भर सकते हैं, तो अच्छे से साइड चलेगी। अभी थोड़ा सा हैंग करेगी क्योंकि शुरुआत में और अंतिम में थोड़ा सा हैंग करती है साइड। तो पता चल गया कि एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट है, तो आपका केवल 14 तारीख को अक्टूबर को याद रखना, 14 अक्टूबर तक लास्ट है। उसके बाद फॉर्म फिलअप नहीं होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे लास्ट में फॉर्म भरते हैं और फिर वो परेशान होते हैं और मैसेज करते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो वही नहीं हो रहा है, हमारी फीस सबमिट नहीं हो रही है, कोई बोलता है मेरा सिग्नेचर सबमिट नहीं हो पा रहा है, कोई कह रहा है मेरी फ़ोटो सबमिट नहीं हो पा रही है। तो वैसी दिक्कत ना आए, इसलिए आप 10 अक्टूबर से पहले पहले अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर लें। अब उसके बाद जो फीस रहने वाली है एकदम माइनर सी फीस रहने वाली है, कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। देखिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं, उनकी मात्र 100 रुपये है, और अदर जो भी हैं या फीमेल हैं या किसी भी कैटेगरी से हैं, ST SC OBC की 100 रुपये होती है। ST SC और फीमेल जो हैं अदर कैटेगरी वाले हैं जो उसको 0 रुपये होते हैं, उनकी कोई भी फीस नहीं होती है इसमें, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की। ये रही फीस की बात। अब इसमें जो सबसे बड़ा डाउट रह रहा है बहुत से बच्चों का एज लिमिट के लिए, तो एज लिमिट का डाउट आपका पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जो एज लिमिट आपकी काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 2025 से। अब एज ऑन यहाँ पर आपको एकदम साफ शब्दों में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा है कि जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। अर्थात इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2025 को आप की जो मिनिमम एज है आपकी वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। पहले जनरल का बता रहा हूँ, फिर कैटेगरी वालों का भी बताऊंगा। तो जनरल कैंडिडेट का है कि 18 से 23। तो इसमें जो आपका DOB होने वाली है वो DOB इस तरह से होगी कि आपका जो बॉर्न है वो 2 जनवरी 2002 के बाद होना चाहिए। अर्थात आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2002 के बाद ही होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए, 2001 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2002 भी जिसकी है तो वो भी इसके लिए डिस्क्वालीफायर, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आपकी जो एज है वहाँ पर यहाँ पर देखिए दिया है कि 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 से पहले का जन्म होना चाहिए। 2 जनवरी 2007 वाला होगा जो, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। जो 2 जनवरी 2002 का होगा वो इसमें क्वालिफाई करेंगे, वहां से लेकर 1 जनवरी 2007 तक इसमें क्वालिफाई होंगे। ये पूरा एकदम क्लियर हो चुका है, आपको क्लियरली मैंने समझा दिया है कि 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो 2 जनवरी 2007 होगी तो वो अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो गया, और यहाँ देखेंगे तो 1 जनवरी 2002 होगी वो भी डिस्क्वालीफाई हो गया। ये मैंने जनरल की बताई। अब मैं इसमें OBC की अगर बताऊं, OBC की क्या रहने वाली है। OBC की देखिए जो मिनिमम एज होगी, मिनिमम 18 होती है, तो ये तो मिनिमम हर किसी के लिए है। 1 जनवरी 2007 से पहले का जन्म होना चाहिए, ये हर किसी के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो OBC होंगे वो अपना यहाँ पे 99 लिख लीजिए, ठीक है। उनका जो है 2 जनवरी 1999, और जो ST SC कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे 1997 यानी कि 1997 उनका होगा, ठीक है। अब ये पूरा क्लियरली मैंने बता दिया है, ये OBC की रहने वाली है और ये ST SC की रहने वाली है, ठीक है। अब ये क्लियर हो चुका है, आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए एज से रिलेटेड। अब इसके बाद देखिए एग्जाम की जो डेट है वो
मतलब उसी नोटिफिकेशन में आई है, कोई फिक्स नहीं है अभी तक, क्योंकि फिक्स डेट नहीं बता रखी है। एग्जाम की जो डेट है उसमें नोटिफिकेशन में आ रखी है, वो दी है कि जनवरी से फरवरी 2025 में ये एग्जाम होना है, मतलब वही होगा। देखिए आपको इसका मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपका जो एग्जाम होगा वो जनवरी या मतलब जनवरी मिड में स्टार्ट होगा, शायद 20 जनवरी के बाद, ऐसे इस टाइप से मेरे हिसाब से तो 20 जनवरी के बाद आपका एग्जाम इसमें स्टार्ट होगा 20-22 से, और वो चलेंगे मार्च के मिड तक, 15-20 मार्च तक ऐसे चलेगा वो एग्जाम आपका, ठीक है, 2025 में। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का टाइम है। और 4 महीने में आप अपनी तैयारी ऐसी कीजिए, अभी से टारगेट बना के चलिए कि मुझे 140 प्लस स्कोर करना है इसके एग्जाम में। आपको पता है पहले इसका एग्जाम होता है, तो अभी से आप एक टारगेट बना के चलिए अपने माइंड में कि मुझे किसी भी हालत में 140 प्लस करना है। क्यों, और 140 प्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ है आपने देखी होगी, जो 2-3 पोस्ट हैं जो जिनमें हाई जाती है, मैंने एसएसएफ, एनसीबी इन पोस्टों की बात करी थी, तो इन पोस्टों में इस बार जो फर्स्ट मेरिट, अभी तक फर्स्ट मेरिट ही गई है, उसमें 140 प्लस चली गई है कट ऑफ। देखिए अब कितना कॉम्पिटिशन है, हर कोई तैयारी कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपको अच्छे से अभी से तैयारी में जुट जाना है। ये नहीं कि कल से करूंगा, ऐसा नहीं कहना है, अभी टाइम है नहीं सोचना है, अभी से तैयारी में जुट जाना है। और उसके लिए भी आपके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको मेरे चैनल के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी, जो कि जीडी ये भर्ती जिसका नोटिफिकेशन आया है, इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। अभी मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, पहले आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम सिलेबस जो है वो बता देता हूँ। देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से होगी कि आपका सबसे पहले इसमें सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है, एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद डीवी, इस तरह से इसका एग्जाम का पैटर्न रहता है। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर ले, एग्जाम सिलेबस पे आते हैं सीधे। तो जो आपका एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है वो किस तरह का रहने वाला है, देखिए आपको बताता हूँ। जो एग्जाम सिलेबस है उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 80, और ये देखिए 80 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 160 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। 160 मार्क्स का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, ठीक है, 160 मार्क्स का। 160 मार्क्स में से देखिए 140 जो है इसकी पहली मेरिट चलेगी है अच्छी। ये 2-3 जॉब में जो मैंने बताई है हाई मेरिट जाती है, वो जॉब में 140 ऑलरेडी जा चुकी है, ठीक है। तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप जर्नल से हैं, तो आपको 120 से 25, 125 आपको सबसे जो जिसकी मेरिट सबसे कम जाएगी ना, वो पोस्ट के लिए भी आपको 120, 125 नंबर से ऊपर पहले ही टारगेट बनाना है। कि अगर सबसे लास्ट पोस्ट में भी सिलेक्शन लेना है जिसकी सबसे कम मेरिट जाती है, उसके लिए भी 120 नंबर कम से कम चाहिए। तो उसके लिए अभी से मेहनत में लग जाना होगा। जो भी फ्रेशर हैं, जो भी नए साथी हैं इसमें, जो भी नए अभ्यर्थी इस बार जो कैंडिडेट नए हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है, वो अभी से तैयारी में लग जाइए। 120 तो उनकी सबसे मिनिमम है, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि आपको 140 अपने माइंड में टारगेट बैठा लेना है अभी से ही, कि मुझे 140 से ऊपर का टारगेट रखना है। उसके लिए देखिए आपके पास यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होंगे। देखिए मैथ्स सबसे पहला सब्जेक्ट जो होने वाला है वो रहने वाला है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होगा कि आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अर्थात 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो 40 नंबर की आपकी इसमें मैथ पूछी जानी है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो आती है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग से आएंगे 20 क्वेश्चन सेम, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 40 क्वेश्चन की आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है, मैंने लिखा है जीके, जीएस एंड जीए। इसका मतलब होता है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, और इसके साथ साथ साइंस की क्वेश्चन, केमिस्ट्री थोड़ा सा पूछी जाती है इसमें। फिजिक्स का एक आध क्वेश्चन हो सकता है आ जाए किसी शिफ्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के एक आध क्वेश्चन आ जाए, कोई नाम वगैरह पूछ लेते हैं। और उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एसएससी के जीडी के एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स के हर बार एक या हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी रहते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन आपका ये करंट अफेयर्स के भी रहते हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। जीके जीएस सबसे इसमें जो मतलब नंबर जिसमें कम आते हैं, बच्चों के नंबर करते हैं, वो जीके जीएस ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। क्योंकि
बच्चों को पता नहीं होता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वही चीज़ें बताऊंगा, आपके लिए वही वीडियोस लाऊंगा कि जिसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होंगे। जैसे मैंने कहा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। बच्चे पढ़ने में लगे रहते हैं पूरा एकदम शुरू से लास्ट तक, उतनी बड़ी हिस्ट्री है, उतनी बड़ी हिस्ट्री को कैसे कवर करें, नहीं, आपको उस तरह से नहीं पढ़ना है। एक मैं बताऊंगा आपको मेथड कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कैसे कवर करना है वो चीज़ बताऊंगा शॉर्ट नोट के माध्यम से कि शॉर्ट नोट के अनुसार आपको कैसे पढ़ना है। केवल आपको शॉर्ट चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, इतना लॉन्ग नहीं पढ़ना है इसके लिए। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, आपको प्राइम मिनिस्टर हो गया, आपको प्रेसिडेंट हो गया, इनके आर्टिकल्स हो गए, आपको इस तरह से पढ़ना है। आपको लोकसभा पढ़नी है, आपको राज्यसभा पढ़नी है, तो इस टाइप के टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके ऊपर मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। आप इस चैनल पर बने रहें, आपको इस जीडी में मैं भरोसा दिला रहा हूँ 140 प्लस स्कोर करवा के दूंगा आपका। अगर कोई बंदा अभी से जुड़ रहा है मेरे साथ और लास्ट तक जुड़े रहता है, मैं उसको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं 140 प्लस उसका स्कोर इसमें करवा के रहूँगा। उसके बाद जो मेन लास्ट आती है एक, वो आती है हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए और हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम हो, इसमें नंबर टेकिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, 20 में से 20 आ जाते हैं। इसमें 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही कर देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी आती है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस तो बता दिया। अब उसके बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है तो देखिए मैं आपके साथ हूँ। आपको मैथ्स, आपको रीजनिंग, आपको जीके जीएस, आपको हिंदी, इनको ऐसे पढ़ाऊंगा नहीं, केवल आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा। आपको पढ़ाने, देखिए यूट्यूब पर आपको एक से एक चैनल मिल जाएंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं, इतना थ्योरी, इतना कुछ, मतलब इतना पढ़ा दे रहे हैं कि आपके लिए वो कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। इतना पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं। जीके में, जीएस में, करंट अफेयर्स में और हिंदी में, इनमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। आपको एक टॉपिक पढ़ना है, एक मेथड से पढ़ना है, एक ट्रिक से पढ़ना है कि किस तरह से आपका पैटर्न बनता है एग्जाम का, उस पैटर्न के अनुसार पढ़ना है। क्योंकि इतनी ज़्यादा थ्योरी हम याद रख भी नहीं पाते। अब मैं हिस्ट्री याद करूँ, हिस्ट्री हम इतनी लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख पाते, तो आपको केवल मेन फैक्ट पढ़ने हैं। जियोग्राफी होती है, जियोग्राफी में इतना कैसे पढ़ेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, जैसे नदियों से क्वेश्चन आता है तो नदियों में आपको मैं एक, जैसे स्टैटिक जीके होती है, स्टैटिक बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी उसकी क्या होगी। तो उस तरह से आपका इसमें एकदम आपको तैयार किया जाएगा कि आपका स्कोर 140 to 150 रहेगा। और गारंटी दे रहा हूं, जो बंदा अभी से जुड़ा होगा और लास्ट तक जुड़ेगा, उसके अगर 140 ना आए तो तब कहना। और उसके बाद अगर इसकी बात करें, जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसकी मेरिट आती है 1-2 महीने बाद, और उसके बाद आपका होता है फिर फिजिकल। अब फिजिकल कैसा रहने वाला है, फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, वो पूरी बात कर रहा हूँ मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो मेल कैंडिडेट है, पहले उनकी बात करता हूँ। मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर जनरल में है, ठीक है, 170 सेंटीमीटर जनरल में है। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो उसमें आप माइनस कर लीजिए। ST SC वाले जैसे 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, OBC वालों को 3 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, ठीक है। और उसके बाद मेल कैंडिडेट की एक चीज़ और होती है, वो होती है चेस्ट। चेस्ट में आपको वही है 80 से 85, मतलब 80 नॉर्मल चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। अगर आप SC ST से हैं, सेम 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का चाहिए ही चाहिए। फुलाव जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर का करना ही करना है उसमें, ठीक है। उसके बाद आती है मेल कैंडिडेट की रनिंग। मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो होती है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर रनिंग के लिए आपको टाइम मिलता है 24 मिनट का, ठीक है, 24 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलता है मेल कैंडिडेट को। अब आ जाते हैं फीमेल कैंडिडेट पे। जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट रहने वाली है इसमें, फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट की हाइट रहने वाली है 157 सेंटीमीटर। और जो भी फीमेल कैटेगरी से हैं, ST SC इस तरह से हैं, OBC, तो उनको सेम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वाला रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट को भी मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं फीमेल कैंडिडेट की रनिंग के ऊपर। तो फीमेल कैंडिडेट की रनिंग होती है आपकी 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर होती है आपकी रनिंग। और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 8 मिनट और 30 सेकंड का, ठीक है। तो 8 मिनट और 30 सेकंड में आपको ये रनिंग क्लियर करनी होती है। इसके बाद जब आप रनिंग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक और मेरिट लगती है और उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल सा मेडिकल होता है। और उसके बाद जब मेडिकल क्लियर कर जाते हैं, आपका DV होता है और DV के बाद सीधे आपका
ज्वाइनिंग लेटर आता है और आपका कॉल लेटर आता है और आप सीधे पोस्टिंग हो जाती है। बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है। तो जो इसकी सैलरी होती है वो 21,100 से 69,100 के बीच रहती है, लेकिन आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपको 30 के अप्रॉक्स मिल जाती है, ठीक है, 30 के अप्रॉक्स। और अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई है तो उसमें और ज़्यादा मिलती है, अलाउंसेज वगैरह सब कुछ जोड़ के। तो अच्छी खासी जॉब इस जो है सैलरी इसमें इस जॉब में देखने को मिलती है और बहुत अच्छी जॉब है। 60 साल की जॉब है, आपको पूरी एकदम आराम की जॉब है। अच्छे से इस जॉब में आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस बता दी है, कैसी रणनीति अपनानी है वो बता दी है। अब देखिए, आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो में पूरी जो भी डिटेल मैंने समझाई है उसमें कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन आपके रहते हैं, आप सीधे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके आंसर जरूर दूंगा। और उसके साथ ही एक चीज़ और बोलूँगा, आप अभी फॉर्म मत भरना। जब मैं एक वीडियो लाऊंगा पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से भरनी है, किस पोस्ट को कौन सी प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट नंबर पे किसको रखना है, लास्ट नंबर पे किसको रखना है, वो पूरी डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। और फॉर्म फिलअप भी मैं पूरा एक फॉर्म मैं खुद फिलअप करूंगा किसी का, और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। वो वीडियो जब डालूंगा उसके बाद आप अच्छे से फॉर्म भरिए, क्योंकि गलती ना हो। बहुत से बच्चों की मैंने देखा है पिछली भर्तियों में, लगभग अगर जैसे यहाँ पर देखिए पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें 60 लाख बच्चों ने अगर आवेदन किया है, 50-60 लाख बच्चे आवेदन करते हैं, तो उसमें से 1 या 2 लाख फॉर्म रिजेक्ट होते हैं केवल साइबर कैफे वालों की गलती की वजह से। आप लोगों की गलती की वजह से नहीं, साइबर कैफे वालों की गलती की वजह से। आप लोगों को उतना पता नहीं होता है, जो नए बच्चे होते हैं उन्हें उतना पता नहीं होता है कि कैसे फॉर्म भरना है। वो कहते हैं हाँ भैया आप भर दो बस, और वो अपने मन का जैसा कर देते हैं, कुछ आता तो है नहीं, साइबर कैफे खोल के बैठ जाते हैं और बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट करवा दें। कल के दिन क्या कर सकते हो आप उनके लिए? कुछ नहीं कर सकते हो ना। आप ज़्यादा बोलोगे, कहेगा अरे ले तेरे फॉर्म के पैसे थे वापस ले ले। एक फॉर्म के पैसे वापस दे देगा वो, लेकिन आपकी लगी हुई जॉब वापस दे पाएगा? क्या पता आपका इसमें सिलेक्शन होना था, आपने कितनी मेहनत की है पूरे साल, आपने इतना पढ़ा है, इतना टाइम वो किया है, अपना 1 साल पूरा इसको दिया है, और उसके बाद आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, तो कैसा लगेगा उस कैंडिडेट को? इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें, कोई जल्दीबाजी ना करें। मैं अच्छे से आपके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, वो वीडियो लाऊंगा, और उसको देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एसएससी जीडी की तैयारी में व्यस्त रहिए। शुक्रिया।